हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेलर में। और मैं हूं हिमांशु निर्वाण। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड। सर को इनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भारतीय सेना में रहते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, शौर्य चक्र, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया था। सर को 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था भारत के राष्ट्रपति की तरफ से, जिसमें इन्होंने ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च करते हुए पाकिस्तानियों के दांत खट्टे किए थे। और काफ़ी सारे बड़े पैमाने पर जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ के बड़े भूभाग पर कब्जा पाया भारतीय सेना ने इन्हीं के नेतृत्व में। और इसके अलावा सर जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चीन से लगती हुई सीमा है वहाँ पे भी काफ़ी लंबे समय तक ये सर्व कर चुके हैं। और इन्होंने जो 14 कोर है उसके अंदर, जो कि फायर एंड फ्यूरी कॉप्स के नाम से जानी जाती है, और लद्दाख के अंदर जो पूरी एलएसी है उसका उसका ध्यान रखती है और उसकी सुरक्षा का नेतृत्व करती है। उसके अलावा सर को इनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रहते हुए अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनकी तरफ से गवर्नर्स गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया था, जिन्हें जो कि इन्होंने वहाँ पे इन्फेंट्री डिवीजन को सर पे को कमांड करते हुए इनको इस से गोल्ड गोल्ड मेडल से नवाजा। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं सर से जो भारत और चीन के जो संबंध हैं उसमें जो सबसे लोएस्ट स्टेज पे हैं पिछले 70 सालों के अंदर। और भारत और चीन की जो मुठभेड़ हुई थी जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, उसके बारे में आज हम सर से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन संबंधों को कैसे ठीक किया जा सकता है, या फिर ये चीन को कैसे काउंटर बैलेंस किया जा सकता है एशिया पैसिफिक के अंदर। तो सर मेरा सर आपसे पहला सवाल ये है कि सर ये थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो भारत और चीन की जो सर ये रिलेशनशिप है जो लास्ट 1 ईयर के अंदर सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आए हैं, इस गलवान घाटी की जो स्किर्मिशेस हुए थे, तो सर उसको आप कैसे देखते हैं आने वाले फ्यूचर्स? हिमांशु, सबसे पहले तो आज कर्नल बाबू और उनके साथ जो वीर जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि। यही कारण है कि आज के दिन 1 साल पूरा होने के बाद जरूर चीन को अगर लगता है कि भारत वाकई ऐसे मुकाम पर जाके पहुंचा है, सक्षम है और हमें ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है, यही कारण है कि गलवान में जिस तरीके से हमारे वीर सैनिकों ने बदला लिया, और ऐसा बदला जो कभी चीन ने सोचा न था। चीन तैयार था, चीन मैं कहूँगा एक एम्बुश लगा करके बैठा हुआ था, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि चीन के पास किस तरह के हथियार हैं। गोली तो चली नहीं, लेकिन हमारे जो हैं 20 लोग शहीद हो गए। कहते हैं चीन के 40 हो गए, चीन के 35 हो गए। चीन ने 4 आदमियों को ही सिर्फ माना कि उनके शहीद हुए, हमें उनसे कोई लेना देना है। मकसद ये है कि हमारे जो हैं 20 अपने कर्नल बाबू के नीचे 19 और जवान शहीद हुए। ये जो बात है वो खटकती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि चीन जो है इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। हम लोग जो बार बार बोलते हैं चीन के ऊपर विश्वास नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है, हम क्यों कहते हैं कि चीन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते? तो थोड़ा सा अगर मैं आपको हिस्ट्री में ले जाऊं तो 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ एंड 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने चीन का संभाला। उससे पहले 1842 में एक ट्रीटी ऑफ चुफूल है जो सिखों द्वारा और अपने इसके क्या मैं कहूंगा कि टिबेटन के साथ हुआ, जिसके द्वारा कि लद्दाख के अंदर और अक्साई चीन के पास तक कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पे उस वक्त के पंजाब के जो महाराजा रंजीत सिंह के नीचे थे और उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह के नीचे जब कश्मीर जम्मू और कश्मीर के महाराजा बने, वो कहाँ तक जा सकते हैं। और ये जब ट्रीटी हुई थी, क्योंकि अपने जनरल जोरावर जो थे वो उनके बाद और जिस प्रकार से लड़ाई हुई उसके बाद चीन ने, मैं कहूँगा कि 1842 और आजाद हुआ हिंदुस्तान 1947, यानी कि तब तत्कालीन जो चीन के जो भी वहां पे क्विंग डायनेस्टी थी और उसके बाद जो रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ और हिंदुस्तान में ब्रिटिश इंडिया थे, 100 साल के ऊपर चीन ने कभी भी बॉर्डर डिमार्केशन या डिलिमिनेशन के बारे में जब भी
चीन के साथ या तिब्बतन के साथ बातचीत की, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ट्रेडिशनल बाउंड्रीज है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो चलने दो। इस तरह 100 साल तक कुछ नहीं किया। और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान ने जो भी ब्रिटिश इंडिया की कमिटमेंट थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनको लिया। 1949 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 75 साल होने को आ रहे हैं, चीन ने आज तक डिमार्केशन या डिलिनेशन के बारे में आनाकानी करते रहे। मैप्स एक्सचेंज करो, नहीं करते हैं, हम कुछ भी नहीं है। इससे क्या समझ में आता है कि चीन जो है वो नहीं चाहता है कि भारत के साथ वो किसी प्रकार से समझौता करे। वो चाहता है कि वो भारत के ऊपर लगातार जो है दबाव बनाए रखे, भारत को किसी प्रकार से ऐसा स्थिति में रखे कि भारत उभर ना पाए। चीन को खतरा है तो सिर्फ भारत से। एशिया के अंदर उसको लगता है एक ही ऐसा देश है जो चीन को टक्कर देने की काबिलियत रखता है, और एक पुरानी सभ्यता होने के नाते चीन भी एक पुरानी सभ्यता है। अगर चीन 5000 पुरानी सभ्यता है तो हिंदुस्तान भी 5000 पुरानी सभ्यता है, तो दोनों सभ्यताएं चलती हैं 5000 साल पुरानी। तो चीन को लगता है कि एक भारत ही ऐसा देश है जो मुझसे टक्कर लेने की काबिलियत रखता है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए चीन का यह मानना है कि जितने भी देश है इर्द गिर्द वो चीन के सिर्फ नीचे रहने चाहिए, मतलब वो पंच और बाकी सारे के सारे नीचे बैठे होने चाहिए, मतलब वो सरपंच बनेगा हर हमेशा एशिया के अंदर। ऐसी जिसकी मानसिकता है, उस मानसिकता के साथ जब हम लोग बातचीत करते तो हमें लगता है। अभी हमने 1993 में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट किया। जरूर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट किया, वही कारण है कि आज गलवान के हादसे तक गोली नहीं चली, कि कोई भी गोली नहीं चली दोनों देशों के बीच में, अच्छी बात है। पर चीन गोली नहीं चला करके अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहा। मतलब जो विस्तारवाद चीन कर रहा था उसमें कोई खामी नहीं आई, धीरे धीरे करके, चाहे वो 2013 हो, 14 हो, 15 हो, जब भी उनके प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आते, जब उनके राष्ट्रपति हिंदुस्तान में आते, सब कोई ली हो शी हो जो भी आए, उस वक्त कहीं ना कहीं, चाहे चूमर में हो, चाहे दपसांग में हो, चाहे डेनचौक में हो, कहीं ना कहीं चीन जो है ऐसे हरकतें करता था दबाव डालने के लिए हिंदुस्तान के ऊपर कि भाई ये जो है आप किसी ना किसी तरीके से हम जो कह रहे हैं हमारे साथ रहो। उन्हें चीन को खतरा है कि ये लोकतंत्र देश जो है ये मिल करके, चाहे अमेरिका के साथ है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सब लोकतंत्र देश मिल करके चीन को लगता है उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदुस्तान जो है वो चीन के साथ खड़ा रहना दिखना चाहिए बनिस्बत इन लोगों के साथ जो लोकतंत्र है। तो चीन की जो मानसिकता है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो कम्युनिज्म है। और यही एक कारण है कि आज तक चीन जो है कभी भी कोई भी बॉर्डर के जो भी एग्रीमेंट्स है उनको उन्होंने नाकारा कर दिया। और हादसा हो गया गलवान के अंदर, उसके बाद कैलाश रेंज के ऊपर वो कब्जा करने के लिए आए, उधर भी उनको हार खानी पड़ी, हिंदुस्तान के सारे सैनिकों ने कैलाश रेंज पकड़ लिया। तो अब उसके बाद जब बात बनी नहीं तो दाल गली नहीं चीन की, तब उन्होंने डिसएंगेजमेंट के बारे में बातचीत शुरू की। उस डिसएंगेजमेंट में भी हमें उम्मीद थी कि चीन जो है सब जगह से डिसएंगेज करेगा, तो हम लोगों ने एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते कैलाश रेंज छोड़ा, वो भी हट करके पेंगांगसो में फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 में चले गए। चलो अच्छे, पर बात वहीं रुक गई। उसके बाद जो बात आगे बढ़नी चाहिए, चाहे हॉट स्प्रिंग हो, चाहे गोगरा हो, चाहे देपसांग हो, इन जगहों में अभी भी चीन जो है बातचीत करता है, पर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करता है। तो ऐसे कई बार, और मैं कहूंगा हमेशा, चीन के खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग, कहता कुछ है करता कुछ है, उसकी करनी और कथनी में अंतर है। इसलिए हम कहते हैं कि चीन के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। और चीन चाहता है कि जो भी हो, जो वो कहेगा उसके मुताबिक हो। ऐसे हो नहीं सकता, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। कोई भारत पाकिस्तान नहीं है, भारत कोई बाकी छोटा मोटा देश नहीं है कि पाकिस्तान जो है आज की तारीख में चीन का पिट्ठू बन के रह गया है। जो भी चीन कहेगा पाकिस्तान को मानना पड़ता है। चाहे उसने कहा कि नहीं हम तो खुंजरा पास से काराकोरम हाईवे से सीपीईसी लेकर के जाएंगे, वो मान गए। ग्वादार पोर्ट हमको दो, वो मान गए। हम ये करें, वो मान गए। उन्होंने कहा सिंध के अंदर हमको फिशिंग राइट्स दो, पाकिस्तान मान गए। तो क्योंकि धीरे धीरे जो चीन
चीन के कब्जे में जो है पाकिस्तान आ गया है, क्योंकि इतना कर्जा उठा लिया है पाकिस्तान ने कि अब वो कुछ कर ही नहीं सकता। या बाकी भी देश हम लोग देखते हैं विश्व में, जिन्होंने जिन्होंने चीन से कर्जा उठाया वो कर्ज में फंस गए और आज तक वो उसके उभर नहीं पा रहे हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो अपने बलबूते पे खड़ा है, आत्मनिर्भर है, सक्षम है और विश्व में माना जाता है, और एक लोकतंत्र है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। और यही जो है वो चीन को खाता है कि ऐसे कैसे है ये देश सब कुछ होने के बावजूद भी तरक्की कर रहा है, और वो तरक्की करने नहीं दे रहा है। यही कारण है कि चीन कभी भी भारत के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सेटल नहीं करेगा। जी हाँ हिमांशु, सर, आप क्या मानते हैं कि सर जो चाइना है उसने अपनी जो गलवान घाटी की जो क्लैशेस थी सर, उसमें हुई हुई जो कैजुअलिटीज है उसको क्यों छिपाया? क्योंकि एक साल बाद जो है, ठीक एक साल बाद फरवरी के अंदर उसने अपना एक वीडियो लॉन्च किया जिसमें उसने ये बताया कि उसके केवल 4 सोल्जर शहीद हुए, और जो 45 का जो एक या एस्टिमेटेड 160 कैजुअलिटीज का जो एक फिगर है वो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो सर ऐसा चाइना करता क्यों है सर? ये ऐसे है कि चीन जो है अपने देश के अंदर जो चीन का जो मैं कहूँगा लीडरशिप है, जो चाहे वो शी हो, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने अपने देशवासियों को वहां पे तकरीबन हान जिसे बोलते हैं हान पॉपुलेशन, वो मैं कहूँगा 92 से 94%, 92 to 94% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हान है, और बाकी पॉपुलेशन जो है वो माइनॉरिटीज में है और बहुत ही कम है। जैसे युगर प्रोविंस में और सिंकियांग में युगर मुसलमान हैं, तिब्बत रीजन में बौद्ध तिब्बतन्स हैं, वैसे मंचूरिया में लोअर मंगोलिया के अंदर काफी लोग बौद्ध हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे जो ऑटोनोमस रीजन्स हैं जो इर्द गिर्द हैं चीन के, और चीन के जो नेतृत्व है उन्होंने अपने नागरिकों को बोला है कि आपके जो हक है, आपके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको हमें सरेंडर करने पड़ेंगे। आप हम ये नहीं बोलेंगे कि जो हमके मुंह में आता है हम बोलेंगे, जो हम करना चाहते हैं करेंगे, नहीं। उसके आप जब अपना राइट सरेंडर करेंगे हम उसके जगह पे आपको एक अच्छा रहने का मौका देंगे। और अमेरिका के साथ मतलब अमेरिका की टक्कर जैसे गुड हेल्थ, एजुकेशन, रहना खाना पीना, तनख्वाह, मतलब एक विकसित देश के माफिक आपको बनाएंगे। और उसके लिए चीन, हमें मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से चीन के नेतृत्व ने अपनी चीन के नागरिकों को एक अच्छे स्थिति पे लाके पहुंचा है, चाहे के जो बेसिक राइट्स है, मैं कहूँगा बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है उनका उल्लंघन होता होगा, पर चीन के नागरिकों ने माना कि हमारे बेसिक राइट्स आप ले लीजिए पर हमको अच्छा रहने का मौका दीजिए। ऐसे माहौल में जो शी जो राष्ट्रपति हैं उनको ये लगता है कि ऐसी स्थिति में जब अब 100 साल उनके रेवोल्यूशन को जो शुरू हुआ वो अब खत्म हुए, 100 साल पीआरसी के 2049 में होंगे, तो चीन के राष्ट्रपति ने उन्हें कहा है कि हम चीन को ऐसी जगह पे पहुंचाएंगे जो विश्व का केंद्र बिंदु होगा, बाकी देश चीन के इर्द गिर्द होंगे, केंद्र बिंदु होगा। हमें अपने देश के ऊपर बहुत गौरव महसूस होगा, चाहे हम एक लोकतंत्र ना हो, एक कम्युनिस्ट हो, तानाशाही हो, उसके बावजूद भी। ऐसे माहौल में अगर चीन जब आज अभी 2016 के बाद अभी इस साल चीन में बोला गया है कि आप 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं 2016 में, फिर अभी बोला है आप 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये जो बातें हैं वो सिर्फ हान पॉपुलेशन के लिए है। युगर मुसलमानों के बरखिलाफ तो लगे ही हैं, उनको नहीं बच्चे पैदा करने दे रहे हैं, उनके बच्चों को तो उनके परिवार से दूर कर रहे हैं, यानी कि युगर मुसलमानों के बरखिलाफ, लेकिन हान पॉपुलेशन को उन्होंने जरूर कहा है। तो ऐसे इसमें अगर चीन ये कहता है आज की तारीख में, जिस तरीके से रूस ने कहा, जिस तरीके से अमेरिका ने कहा कि चीन के 40 जो पीएलए के सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं, किसी ने कहा नहीं नहीं 60 मारे गए हैं, तो चीन ने सिर्फ 4 माना, क्योंकि चीन के ऊपर दबाव आया। चीन के ऊपर ऐसा दबाव आया कि चीन के, क्योंकि मीडिया है कहीं ना कहीं से, तो यूट्यूब से जैसे आपका है कहीं ना कहीं से उनको खबर तो लगती है, तो उधर चीनी नागरिकों को लगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो है जो लोग शहीद हुए उनको हिंदुस्तान ने सम्मान दिया, उन सबको ऐसे उनको गैलेंट्री अवार्ड दिए, सम्मान दिया, उनको पूरा देश भर में उनका नाम हो रहा है। और हमारे जो सैनिक हैं उनका भी एक कल बाबू के माफिक उनके भी एक कमांडर जो उनके भी कमांडिंग ऑफिसर है वो भी मर गए हैं।
अभी उनको अवार्ड दिया है चीन के सरकार ने। तो ये जो है चीन नहीं दिखाना चाहता है कि हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं। 1962 में जो तकरीबन 700 से ऊपर चीन के शहीद हुए, अब 1990 में आकर के चीन ने माना कि हमारे 700 सैनिक जो हैं वो मारे गए। तो ये चीन का हमेशा कहना रहता है कि कहीं हमारी उनकी जो सरकार है, उनके जो नेतृत्व है, उसके ऊपर कोई आंच ना आ जाए। उनको लगना चाहिए कि ना हमारा कोई नहीं मारा, सिर्फ हमने भारतीयों को मारा है। ये वो एक प्रोपेगेंडा जिसे बोलते हैं ना, प्रोपेगेंडा। चीन का मकसद ही प्रोपेगेंडा हुआ है। उनका 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी है जिसमें पब्लिक ओपिनियन, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और लीगल, ये तीनों मिल करके चीन जो चाहता है ये उनके नागरिकों को पता नहीं चलना चाहिए। अगर अभी भी आप बात करेंगे चीन के किसी भी नागरिक से, शायद कईयों को 1962 के बारे में पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ। हिंदुस्तान में तकरीबन सबको मालूम है कि 1962 में चीन ने हिंदुस्तान के साथ लड़ा, वो उधर नहीं मार बताना नहीं चाहते। वो दिखाना चाहते हैं कि ना ना ना, हम तो बहुत अच्छे देश है, हमारे यहाँ पे तो हम रूल ऑफ लॉ चलता है, हम सबके साथ बड़े अच्छी तरीके से पेश आते हैं। जबकि चीन का जो असली व्यवहार है वो अपने नागरिकों के बरखिलाफ ही है। अगर आप देखिए आज की तारीख में भी जिस प्रकार से चीन युगर मुसलमानों के बरखिलाफ काम कर रहा है या तिब्बतियों के बरखिलाफ काम कर रहा है, तो माओ से तुंग के वक्त उन्होंने चीनी नागरिकों, कितने लाखों लाखों चीनी नागरिक को मारा जो उनके कल्चरल रेवोल्यूशन में जिन्होंने भाग नहीं लिया। तो चीन जो है इस मामले में बख्शता नहीं है। तो ये इसलिए देखा जाता है कि चीन अपने नागरिकों को अपना नुकसान बताना नहीं चाहता। अगर बताएगा ये तो बिल्कुल कम, 4 आदमी मरे, क्योंकि अब पता चल गया कि सारे विश्व में पता तो चला है कि भाई चीन के 40 मारे गए। पर नहीं, जब उन्होंने वो दफनाए हुए के फोटोग्राफ निकाले कि ये देखो इतने सारे इनके ग्रेव्स बने हुए हैं और इन ग्रेव्स ये किसके हैं, ये वो चीनी सैनिक है जो हिंदुस्तान के साथ लड़ने में मारे गए, और चीन बता नहीं रहा है इस तरह। और जिस आदमी ने इस तरह की बात उठाने की कोशिश की उसको 8 महीने की जेल की सजा दे दी इन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि जो चीन एक तानाशाही देश होने के नाते वहाँ के जो व्यवहार करने का तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। जी, तो सर आप क्या मानते हैं कि इस साल भी क्या चाइना अपने तरफ से बॉर्डर इंक्लूजन करेगा भारत के विभिन्न एरियाज में? क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है कि उत्तराखंड के बॉर्डर पे काफ़ी चाइनीज़ आर्मी भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है, और अरुणाचल की जो सीमाएं हैं वहाँ पे भी कुछ एक गाँव पे अभी जो 1959 के बाद में चीन ने कब्जा किया था 62 की लड़ाई में, तो वहाँ पे भी काफ़ी भी एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं भारतीय सेना को। तो सर आपको आता है क्या मानना सर इस चीज़ के ऊपर? ये ऐसे है कि चीन जो है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है थ्रू आउट, मतलब हिंदुस्तान के साथ उसकी जो 4000 किलोमीटर जो बॉर्डर है, इसमें सबका पूरा का पूरा वो अपने नागरिक, अब हान पॉपुलेशन की जो मैं कहूँगा स्थिति जो है या उनका नॉर्मल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो तो ऊंचा हो गया है। लेकिन तिब्बतन्स का और युगर प्रोविंस में जो युगर मुसलमानों हैं उनके लिए अब वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए उनको कि हम आपका दिल जीतना चाहते हैं और वहाँ पे मॉडल विलेजेस बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। लेकिन वो जैसे मैं कहता हूँ हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। अगर आप देखें यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन ये ड्यूअल पर्पस है। यानी कि अगर हिंदुस्तान के साथ लड़ाई होती है, ये जो मॉडर्न विलेजेस और मॉडल विलेजेस बना रहे हैं एलएसी के साथ साथ, वहां पे सैनिक आकर के रहेंगे। लेकिन अब अगर सैनिकों के बैरक्स बनाने लगेंगे तो पूरे विश्व भर में हल्ला गुल्ला शुरू हो जाएगा कि चीन जो है विस्तारवाद में और अग्रसर हो रहा है। उस चीज को मगर वो मॉडल विलेजेस बना रहे हैं दिखाने के लिए, और वो भी इस तरफ हमारे लोग भी जब उन गाँव को देखेंगे तो उनको वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बताने के लिए कि हमारे यहाँ पे देखो आपके जो टिबेटन्स रहते हैं वो कितने अच्छे रह रहे हैं और आप लोग देखो आप कैसे रह रहे हो। ये जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने की तरीका है। लेकिन उससे भी ज्यादा ड्यूअल, मतलब अभी तक अगर हम देखें 1962 के बाद जब चीन आया और वापस गया, उन्होंने कहा हम 20 किलोमीटर पीछे जाएंगे, अपना जो भी हमारा परसीव लाइन ऑफ एलएसी है हम वहां से 20 किलोमीटर पीछे जाएंगे, और चीन पीछे चला। इतने साल जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, जो शांत वातावरण रहा, गोली नहीं चली, चीन ने क्या किया? चीन ने इस जो समय चीन को मिला
उसका उन्होंने फायदा उठाया और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बनाई, रेलवे लाइन लाए, लासा तक, अब धीरे धीरे काठमांडू तक ले जाएंगे, काठमांडू से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, एक नहीं दो रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, 21-22 एयरपोर्ट उन्होंने बढ़िया बनाए। उसके साथ ये हाईवे G219 जो 2500 किलोमीटर लंबा हाईवे था, जिसमें से 170 किलोमीटर अक्सर चीन से सिर्फ गुजरता है, उसको 10,000 किलोमीटर लंबा कर रहे हैं, 4 वे हाईवे बना रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि जो आबादी है तिब्बत के अंदर वो है 3 men per square kilometer, 3 आदमी, सिर्फ 3 आदमी रहते 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर। आपको तो मतलब मीलों मील कोई नजर नहीं आएगा, कोई नजर नहीं आएगा, सवाल ही नहीं होता कोई नजर आने का, तो आदमी रहते नहीं है। और पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन जो है बिलियंस ऑफ डॉलर, अरबों डॉलर में इन्वेस्ट कर रहा है, ये कहने के लिए कि हम युगर मुसलमानों के उद्धार के लिए कर रहे हैं या टिबेटन्स के उद्धार के। कोई उद्धार जरूर होएगा, उद्धार तो होएगा, लेकिन मकसद कुछ और है। मकसद ये है कि अगर लड़ाई होती है या तिब्बतन या युगर मुसलमान किसी वक्त अपनी आजादी की बात करते हैं, तो इनके ऊपर तानाशाही तरीके से इनको किस तरीके से इनको खत्म किया जाए। मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता कि चीन में हान पॉपुलेशन जो है, अगर आप देखें जो चीन है, आपको आश्चर्य होगा हिमांशु अगर मैं आपको बताऊं कि हान पॉपुलेशन जिसका बारे में हमने कहा, आबादी कितनी है 1.4 बिलियन, 1400 करोड़ आबादी, 140 करोड़ ना, 140 बिलियन। उस आबादी के लिए 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है आपका ये सिंकियांग प्रोविंस, 1.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है तिब्बतन, और मंचूरिया है 1.1, इतनी, और पूरा चीन है 9.6 स्क्वायर किलोमीटर। तो 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में से तकरीबन 3-3.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तो ये बफर हो गया, पूरा का पूरा बफर हो गया इसके लिए। और अब उनकी नजर है 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर साउथ चाइना सी, जिससे कि तो जो साउथ चाइना सी के साथ साथ जितने भी हैं वहां पर रहते हैं कौन, हान पॉपुलेशन। मतलब उस हान पॉपुलेशन जो है वो एक को रखने के लिए, और वो भी धीरे धीरे करके वो आबादी को उन्होंने कहाँ बिठाना शुरू कर दिया है, युगर यानी कि सिंकियांग प्रोविंस में 45% आबादी वहां पे आज की तारीख में हान्स की है। वैसे ही तिब्बतन के अंदर तकरीबन तिब्बतन से भी ज्यादा हान्स पॉपुलेशन आकर के रह गए। मतलब धीरे धीरे करके जिस तरीके से चीन अपने लोगों के लिए, या कौन से लोग, हान, चीन है हान के लिए, अपने लोगों के लिए किस तरीके से उन्होंने करना है, आबादी को देखभाल करना है, उसी में लगे हो। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, उसका मकसद एक ही है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, चाहे वो भारत की तरफ से हो या उनके अंदरूनी इम्प्लोड हो जाए, तो चीन तैयार रहना चाहिए। और जितने भी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट्स है वो हुए, उन्होंने सिर्फ वक्त लिया अपने आप को ऐसे दुर्गम इलाकों में अपने आप को थोड़ा सा और सुदृढ़ बनाने के लिए। जी, तो सर आप क्या मानते हैं कि जो चाइना का जो अभी सर ये लेटेस्ट मूव था पिछले साल की गलवान घाटी की क्लैशेस में, और अभी जो अभी ये इनकी एक्सरसाइज चल रही है लगातार, मिलिट्री एक्सरसाइज तिब्बतियन प्लेटो के ऊपर, सर आप क्या मानते हैं कि जो पेंडेमिक के टाइम पे ही चाइना ने इस तरह की जो हरकतें हैं वो क्यों शुरू करी? ऐसे है कि चीन की जो एक्सरसाइजेस है, चीन एक्सरसाइज करने के लिए तिब्बतन प्लाटो में आता है और तकरीबन LAC से 150 से 200-250 किलोमीटर पीछे रहता है। और जो G219 हाईवे है, उस हाईवे के ऊपर से उसकी गाड़ियां, मिसाइल्स, आर्टिलरी गन्स, आर्मर्ड कार्स, मैकेनाइज्ड गाड़ी, वो सब के सब उसके ऊपर से गुजरती है और ट्रेनिंग एरियाज उसके इर्द गिर्द है। प्लाटो मतलब पूरा प्लेन एरिया है, वहां पे कोई इधर उधर कहीं पर भी जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं। अब जब उन्होंने ये देखा और वो एक्सरसाइज के लिए आए, पर उसी वक्त ये महामारी शुरू हो गई। और इस महामारी को जो शुरू हुई 2019 में, यानी मैं कहूँगा कि नवंबर दिसंबर के आसपास, अगस्त 2019 के आसपास चीन को पता चल गया था कि उनके यहाँ पे वुहान के लेबोरेटरी के अंदर से कुछ गड़बड़ हो गई है और ये एक मतलब हादसा होने वाला है। तो अगस्त से लेकर के दिसंबर 2019 तक चीन ने अपने देश को संभालने की कोशिश की और छुपाने की कोशिश की कि विश्व को पता नहीं चलना चाहिए ये महामारी यहाँ से शुरू हुई है।
और चमगादड़ के द्वारा हुई करके उन्होंने एक तरीके से अफवाह फैलानी शुरू की। जबकि ये जो महामारी शुरू हुई वो वुहान लेबोरेटरी से शुरू हुई, और वहां से चाहे गलती कहो जान करके कहो, अभी जांच शुरू है, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, पर जरूर जो भी कुछ हुआ वो चीन से हुआ, और चीन के उस लेबोरेटरी से हुआ वो जो महामारी हुई। अब जब महामारी हुई और उसके फैलने का पता चलने लगा चीन को कि किस तरीके से अमेरिका में लोग मरने लगे, यूरोप में लोग मरने लगे हैं, और हिंदुस्तान में भी धीरे धीरे करके फैलने वाला है, तो इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। और जब फायदा, अब आप समझ सकते हैं कि देश में दो, यानी कि एक तरीके से तो युद्ध की तैयारियां जिस तरीके से लद्दाख में हो रही हैं या पूरे एलएसी के ऊपर शुरू कर दी, और दूसरी तरफ से पूरा विश्व महामारी में, और हिंदुस्तान भी महामारी में हमारा जकड़ा हुआ, तो इसका फायदा उठाया जाए। और इसका फायदा उठाने के लिए चीन ने सोचा इससे बढ़िया वक्त क्या हो सकता है, जब हिंदुस्तान आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, हिंदुस्तान में महामारी से लोग मारे जा रहे हैं, और हिंदुस्तान के अंदर भी आवाजें जो हैं वो सरकार के बरखिलाफ उठने की कोशिश करें। तो ये जो सारा माहौल इस तरीके से चीन ने सोचा ये एक बहुत अच्छा वक्त है कि हिंदुस्तान के ऊपर ऐसे कोई कार्रवाई की जाए, मतलब हमला भी नहीं बोल सकते, और मतलब प्रेशर डालना, जिससे कि हिंदुस्तान जो है 1959 जो प्लेन लाइन, क्योंकि हिंदुस्तान निकल बैक, और वैसे हुआ नहीं। हिंदुस्तान जो है पूरी तरीके से संभला हुआ था, नेतृत्व तगड़ा था, फौज तगड़ी थी, और फौज ने टक्कर देने की कोशिश की। यही कारण है मैं कहूंगा कि गलवान घाटी में जिस तरीके से कर्नल बाबू और उनके नीचे का जो नेतृत्व दिया, और जिस तरीके से इन्होंने बगैर एक गोली चले, मतलब उन्होंने दिखा दिया ये रॉ करे, मतलब मुक्कमबाजी में भी आपको छोड़ेंगे नहीं, जितने अगर गोलियां चलेंगी तब देखेंगे। तो चीन का जो कहना था बार बार हम 1962 कि वो बार बार हमको धमकी दे रहे थे कि हम आपको 1962 के जैसे सबक सिखाएंगे, अब चीन को पता चला कि हिंदुस्तान को सबक नहीं सिखा सकते हैं। हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं वो अलग हैं, और उस तरीके से उच्च हाइट्स के ऊपर जो तकरीबन 14,000, 16,000, 18,000, 20,000 फुट के ऊपर हिंदुस्तानी सैनिक तो ऐसे लड़ रहा है और ऐसे मारामारी कर रहा है जैसे वो प्लेन्स है। अब ये तो आफत है, और उनके जब ट्रुप्स आए वो वहां पे रह नहीं पाए, और आप देखेंगे उनका जो टर्नओवर हो रहा था चीनी पीएलए सोल्जर्स का बहुत रैपिड, यानी कि ऑलमोस्ट 90% कट 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 कर आ रहे जा रहे, हफ्ते भर में 10 दिन में आ रहे जा रहे। बहुत सारी उनके जो कैजुअलिटीज हुए मौसम के कारण होने लगे, तो चीन को लगा ये बहुत मुश्किल है, ऐसे इसमें तो दबाव डालना ठीक रहेगा। तो दबाव जो है एक पैंडेमिक यानी कि महामारी का दबाव पड़ रहा है उसके ऊपर, इस तरीके से चीन का दबाव पड़ रहा है, और जब आप इस तरह का मोबिलाइजेशन करते हैं बहुत पैसा खर्च होता है। अगर आप देखें तो मिरर में अगर हमने भी अगर 50 से 60,000 तक सैनिक ऊपर रखे हैं, उन्होंने भी रखे हैं, तो उनको तो ठीक है, आज की तारीख में वो काफी देश ऐसा है जिसके पास पैसा है। तो हिंदुस्तान में जहाँ पे अभी भी हम लोग काफी चीजों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक एडिशनल खर्चा अगर इस तरह आ जाए तो वाकई सरकार को इससे निपटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपना नेतृत्व जो है वो तगड़ा रहा, फौज तगड़ी रही, दोनों के बीच में जो तालमेल था वो तगड़ा रहा, और यही कारण है कि हम चीन को टक्कर दे सके। और आज की तारीख में डिसएंगेजमेंट भी हुआ, कैलाश हाइट से हम लोग भी गए, उसके बाद वो भी पेंगांग त्सो में हटे, बाकी इसमें हो सकता है वो ना हटे। मैं ये सोच करके चलता हूँ कि हॉट स्प्रिंग, गोगरा, देपसांग से वो नहीं हटेंगे, इसी तरीके से मामला चलता रहेगा। मतलब हजारों सैनिक हिंदुस्तान के भी और हजारों सैनिक चीन के भी, तो ऐसे माहौल में हम लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हम लोगों को पूरा वक्त 24/7 सर्वेलेंस और सतर्कता, और किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, गलती से हो सकता है या जान के भी हो सकता है, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम लोगों को सरप्राइज हो गए, अब सरप्राइज नहीं है, हमें मालूम है चीनी सैनिक उधर है, उनको भी मालूम है हम इधर हैं, तो कुछ भी किसी वक्त भी हो जाए हमें तैयार रहना चाहिए, और ईंट का जवाब पत्थर से देने की काबिलियत होनी चाहिए। जी, तो सर आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमें समय देने के लिए। और सर उम्मीद करते हैं कि अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो कुछ नए टॉपिक्स और कुछ नए हिस्ट्री के साथ आपसे डिस्कस करने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
थैंक यू। जय हिंद हिमांशु।